जी। आत्मा का नंबर अपने आप में दर्शाता है कि ये आपकी आत्मा की आंतरिक इच्छा का नंबर है। आपकी आंतरिक इच्छा क्या है, आपकी अंतरात्मा किस चीज से तृप्त होती है। तो नेगेटिव दिशाएं जिसे हम नकारात्मक दिशा कहते हैं, वो अमूमन तीन होती है। देखिए, जैसा मैंने कहा, रुद्राक्ष रुद्र का अंश है, बहुत पवित्र भी माना जाता है और साथ में बहुत ऊर्जावान होता है। आकाश में ग्रहों का नृत्य और धरती पर दिशाओं का संतुलन, इन्हीं के बीच छिपा है आपके जीवन का रहस्य। आज हमारे साथ हैं शालिनी सिंह, जो वास्तु, ज्योतिष, अंक शास्त्र, रुद्राक्ष और टैरो के माध्यम से जीवन की हर उलझन को ऊर्जा और विज्ञान से सुलझाने का अद्भुत मार्ग दिखाती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। आपका आपका प्रोग्राम देखा है एंड आई एम लकी टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम अपने पहले सवाल पर आते हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि जब किसी टैरो कार्ड रीडर और अंक शास्त्र रुद्राक्ष जो सजेस्ट करते हैं, तो मन में बहुत से सवाल लोगों के उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए धन आकर्षित करने के लिए। आपको पता है इस समय लोगों को धन की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके लिए कई सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि आप ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमारे जो गेट का मुख्य द्वार है वो किस दिशा में होना चाहिए, जिससे कि जो मनी का फ्लो है वो अच्छा बना रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योति जी। आज की डेट में वाकई धन को आकर्षित करने के लिए इंसान तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। हम्म। तो वास्तु शास्त्र में बेसिकली वैसे तो 32 द्वार होते हैं, लेकिन चलिए हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो इन 32 द्वारों में से एग्जैक्ट कौन सा है वो तो मैपिंग और ग्रिडिंग के बाद ही पता चलता है। पर अमूमन ऐसा कहते हैं कि मुख्य द्वार धन आकर्षण के लिए साउथ में होना चाहिए, अच्छा अच्छा। होता है। उसके बाद होना चाहिए ईस्ट में, ठीक है, और उसके बाद होना चाहिए वेस्ट में। तो ये तीन दिशाएं हैं। सबसे सर्वप्रथम साउथ, उसके बाद ईस्ट, फिर वेस्ट। लेकिन फिर से मैं कह रही हूं, मैपिंग और ग्रिडिंग के बाद ही एग्जैक्ट पता चलता है। अगेन इसमें यह है कि अगर मैपिंग और घर पहले बना नहीं है, तब तो ये अच्छे से उपयोग में लाया जा सकता है ये जानकारी। लेकिन घर अगर बन चुका है तो क्या करें? तो फिर उसकी हम रेमेडीज करते हैं, अच्छा, मतलब जो कि इसका वास्तु बन रेमेडीज चुका होती है हैं। हाँ, उसके लिए भी ये उपाय है कि रेमेडी से हम जो कहते हैं कि गलत दिशा में है दरवाजा, जो मुख्य द्वार है, हाँ तो हाँ। आप उसे रेमेडी के माध्यम से सॉल्व भी किया जा सकता है। कई कई लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अरे एकदम हमारा द्वार तो उस दिशा में है ही नहीं। नहीं, जैसा मैंने कहा 32 द्वार होते हैं, बहुत सारे द्वार होते हैं, उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो वो हम पता लगा लेते हैं और उसके बाद उस हिसाब से उसको रेमेडी वाइज ट्रीट करते हैं। और अगर घर बन रहा हो तब तो हम लोग स्पेशली उसको कुंडली से, एस्ट्रो वास्तु के जरिए कुंडली से मैच करके और फिर सही दिशा पे द्वार ही बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करें बेडरूम की, तो बेडरूम में वास्तु दोष रिश्तों में तनाव तो पैदा नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। वास्तु दोष बहुत बड़ा दोष होता है। इनफैक्ट किसी भी कोने के लिए, घर के किसी भी कोने में वास्तु दोष हो तो बहुत प्रभाव करता है इंसान को। बेडरूम में ऑफ कोर्स प्रभाव तो करेगा ही करेगा रिश्तों में, हम्म। क्योंकि अगर सकारात्मकता नहीं होगी, अगर नेगेटिविटी वहां होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, असंतोष होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुख्य वास्तु दोषों में ऑफ कोर्स ग्रिडिंग और मैपिंग से पहले अगर मुख्य की बात करें, जनरल सेंस में, जनरली तो पिंक कलर, डार्क रेड कलर, ये सब नहीं होना चाहिए। बाथरूम का डोर अगर बेड बेड के ठीक सामने खुल रहा हो, वो भी एक वास्तु दोष है। बड़ी बड़ी मिरर्स कुछ लोग लगा लेते हैं हम्म। बेडरूम में, वो एग्जैक्टली बेड को फेसिंग कर रहा हो,
फिर से वो एक वास्तु दोष होता है, अच्छा, बहुत मेजर वाला। अगर हम बेड पे उठ के बैठते हैं और सामने अगर हमारे मिरर है, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम का क्रिएट कर, उठते ही हमें मिरर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, वहां मिरर प्लेस कर सकते हैं फिर से रेमेडीज के साथ, लेकिन वो अगर होगा और खुला मिरर होगा जिसके सामने आप उठकर सीधी सीधी आप पहले अपने आप को देखते हैं उसमें, तो रात को जब हम सोते हैं तो बहुत सारी ऊर्जाओं का संचालन होता है शरीर में, बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है शरीर में जो निकलती है। तो सुबह सुबह जब आप उठ के सबसे पहले, मिरर मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वापस वो नेगेटिविटी अगर रिफ्लेक्ट कर दिया, तो रिफ्लेक्ट करके फिर से उसने नेगेटिविटी आपको वापस दे दी। ठीक है, तो आप स्वच्छ होने के बजाय आप फिर से उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए उसका वो जो कारक तत्व है रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से उसे वहां नहीं रखना चाहिए, बेड के ठीक सामने। अच्छा, अगर बात अपने किचन एरिया की करें कि रसोई की स्थिति परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, आपको लगता है कि हमारा किचन का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है हेल्थ से कनेक्ट? हाँ, बिल्कुल। वास्तु में 16 दिशाएं होती, 16, जिसमें से कि बहुत सारी पॉजिटिव दिशाएं होती है, बहुत सारी नेगेटिव भी होती है। हम्म। जो नेगेटिव दिशाएं, जिसे हम नकारात्मक दिशा कहते हैं, वो अमूमन 3 होती है। ठीक है, उन दिशाओं में अगर इंसान का किचन, उस घर का किचन पड़ जाए, तो वो थायराइड, डायबिटीज, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों को आकर्षित करता है, वो उसका कारण बन सकता है, बिल्कुल बनता है। 16 दिशाओं में से हर दिशा की अलग अलग कारक तत्व हैं, हर दिशा की अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। उसमें अगर किचन आ जाएगा, किचन क्या होता है, किचन वास्तु में सूक्ष्म अग्नि का स्रोत है। सूक्ष्म अग्नि अगर गलत दिशा में आ जाए तो वो नकारात्मक नकारात्मक हो जाती है। अच्छी डायरेक्शन में आएगी तो अच्छा प्रभाव देगी, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में आ गई तो वो धन के साथ साथ, वो धन की भी कारक है। अग्नि जो घर में होती है वो धन की भी कारक है, तो वो धन तो खराब करेगी ही करेगी, साथ में सेहत को भी खराब करती है। और इसीलिए किचन का सही दिशा में होना। बीमारी होने की भी वजह कहीं ना कहीं हमारे किचन का सही डायरेक्शन में या सही दिशा में ना ओपन ही होता है। बिल्कुल, ये डायरेक्टली आपके प्रोस्पेरिटी से, आपकी सेहत से रिलेटेड। अच्छा, वास्तु केवल नई इमारतों के लिए है या पुराने घरों पर भी लागू होता है? ये दोनों के लिए लागू होती है। नई इमारतों के लिए तो लागू है ही, उसमें बिल्कुल भी कोई मेजर वास्तु दोष होगा तो इस हद तक होता है कि कभी कभी बिल्डिंग बनती ही नहीं, ऐसा भी होता है। ये नई इमारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इमारत पुरानी हो और उसमें दोष हैं, तो उनके उसमें रहने वालों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छा। उनका जीवन वाकई अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बात का, वास्तु का बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ अगर मान लीजिए कुछ बहुत बारीकी से नहीं कर सकते, तो कम से कम मेजर जो की चीजें होती हैं, जो वास्तु में ध्यान रखने होते हैं, कम से कम बेसिक वास्तु सही होनी चाहिए। क्योंकि वास्तु में भी देवताज भी होते हैं, जैसा मैंने कहा 32 द्वार होते हैं, 16 दिशाएं होती हैं। अगर मान लीजिए आप सब चीजों का ख्याल नहीं रख सकते, अगर मेजर चीजों का भी ख्याल रखेंगे, तो भी जीवन में बहुत सुखी रहेंगे, उसके लिए भी जरूरी है। अच्छा, अगर बात करें ऑफिस की, तो दक्षिण मुखी ऑफिस में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए कौन सा रंग उपयुक्त है? ओके, वहां पे आप बेसिकली पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगा सकते हैं, कॉपर का स्वास्तिक लगा सकते हैं। ठीक है, धूप तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। वहां पे शू रैक कोशिश करें ना हो, अगर शू रैक हो तो कवर्ड हो। ठीक है, और द्वार जो है वो हमेशा वाइड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए इन कंपैरिजन बाकी दरवाजों से। मतलब बाकी दरवाजों से वो चौड़ी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये बताइए कि
अगर मंदिर उत्तर पूर्वी दिशा में ना होने पर क्या करें? अगर मंदिर आपका उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं है तो सबसे पहले तो, हाँ, ये एक मेजर वास्तु दोष है। लेकिन उससे भी बड़ा वास्तु दोष ये हो जाता है अगर वो जगह साफ सुथरी ना हो। ठीक है। मान लो वो जगह भारी हो, यानी कि वहां कई बार क्या लोग करते हैं कि अ, मूर्ति को रखने के लिए ईंटों के पत्थर का चबूतरा बना देते हैं। चबूतरा क्या हुआ? भारी चीज हो, भारीपन वहां नहीं हो। ठीक है। लाल रंग नहीं होनी चाहिए। माता की चुनरी हो सकती है बट उसके अलावा लाल रंग कभी नहीं होना चाहिए मंदिर में। ठीक है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, स्वच्छता के अलावा आप वहां पे एक और चीज कर सकते हैं कि अगर कोशिश करें, कुछ लोग, बहुत लोग ग्रंथ रखते हैं, रिलीजियस बुक्स रखते हैं वहां पे, उन चीजों को कवर्ड करके रखें, ढक के रखें। अब ढके किससे? कपड़े पे। लाल कपड़े से नहीं। लाल कपड़े से नहीं, वहां आप न्यूट्रल कलर यूज करें, जैसे कि गोल्डन कलर हो गया, लाइट येलो कलर हो गया। ये न्यूट्रल कलर्स है, अच्छा। इनसे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें हमने कई जगह पे देखा, जो आजकल नए घर बन रहे हैं स्पेस की कमी की वजह से, या जगह कम होता है, तो हमने देखा है कि टॉयलेट और किचन जो है, वो उनकी जो दीवार होती है वो एक हो जाती है। तो क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? इससे कोई हानि होती है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत हानि होती है, दोनों ही तरीके से। कैसे? अब मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। ठीक है। कि मान लो, सपोज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ईशान को, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉल जो है कॉमन हो जाता है, किचन का और बाथरूम का। ठीक है। तो किचन का कारक तत्व है सूक्ष्म अग्नि। वो प्रभाव नेगेटिव तो डालेगी ही डालेगी। साथ में टॉयलेट का मेन कारक होता है डिस्पोजल। आपके कर्मों के फल को भी वो डिस्पोज ऑफ कर देगी, यानी कि वो एक दोहरी मार होती है बेसिकली। इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हर तरफ से जो भी, जिस भी 16 दिशाएं होती हैं, 16 दिशा में जिस भी दिशा में वो वॉल पड़ी, वो दोनों चीजों को खराब करेगी। यानी अग्नि तत्व को भी खराब करेगी और जो डिस्पोजल की तत्व है बाथरूम की, उसको भी खराब करेगी। गलत चीज को डिस्पोज ऑफ कर देगी, अच्छी चीज को रहने नहीं देगी, सूक्ष्म अग्नि को खराब कर देगी। तो उसके दोनों दोहरे प्रभाव पड़ते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट आसान है, ट्रीटमेंट मैपिंग और ग्रिडिंग के बाद हो जाती है। वैदिक और फ्यूजन रेमेडीज से भी ट्रीटमेंट होती है, पर ट्रीटमेंट अनिवार्य है। हम लोग कई जगह वास्तु में रुद्राक्ष को भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बाथरूम के लिए नहीं, लेकिन हाँ, एक सर्विस। नहीं, मान लीजिए कि जिनका है, तो वो उसके लिए क्या करे? कोई ऐसा उपाय जो कम। उपाय होंगे ना, उस पर ट्रीटमेंट होगी। जैसे कि हम लोग ग्रिडिंग करते हैं, पहले जानेंगे किस जोन में पड़ रहा है, उसके बाद उस जोन की जो ट्रीटमेंट होती है उस जोन की ट्रीटमेंट करेंगे। टॉयलेट की ट्रीटमेंट करेंगे, टॉयलेट को ब्लॉक करेंगे, या किचन को, या तो उसका जो भी उसमें इम्बैलेंस होगा उसको ठीक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किचन है तो किचन को हो सकता है थोड़ा शिफ्ट कर दें, या उसके बीच में कोई ब्लॉकर लगा दें। वो सब हम लोग ये तभी जान सकते हैं जब एक बार मैपिंग हो जाएगी, ग्रिडिंग हो जाएगी, पता चलेगा वो जोन है कौन सा। ट्रीटमेंट वैसी होती है, जनरल ट्रीटमेंट नहीं हो सकती इसकी। जनरल ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि जोन हमें नहीं पता ना। बिल्कुल। अच्छा, तो जब जोन पता लगेगी तो उसको जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि जो प्लॉट का आकार है, वो वास्तु में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तु है क्या? एनर्जी, ऊर्जा, राइट। तो इस ऊर्जा का स्रोत, फ्लो, संचालन, ये सब चीजें मायने रखते हैं। तो प्लॉट का जो शेप होता है और जो ढलान होती है उस पर एनर्जी फ्लो करती है। उसी एनर्जी के फ्लो को मैनेज करने के लिए और उसी एनर्जी के फ्लो को बरकरार रखने के लिए ये शेप, ये स्लोप वगैरह मैटर करते हैं इतने ज्यादा।
अगर वो सही नहीं होगा तो सारा काम बिगड़ जाए। अगर वो सही होगा तो आप वहां जो करेंगे वो सफलतापूर्वक होगा। और बेस्ट होता है रेक्टेंगल, ये भी बता रही हूँ। बेस्ट होता है रेक्टेंगल, जिसमें कि आराम से ऊर्जा फ्लो भी करती है और कोई जोन कट भी नहीं होता। वास्तु में जोन कट होने का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर जोन कट होता है तो फिर से वास्तु दोष ही होता है। तो रेक्टेंगल प्लॉट या रेक्टेंगल फ्लैट या रेक्टेंगल घर बेस्ट होता है शेप के अनुसार। अच्छा, अगर बात करें गेस्ट रूम की, जो मेहमान कक्ष में वास्तु टिप्स क्या है, अगर हम जानना चाहें, क्योंकि आप टैरो से क्या अतिथि की ऊर्जा का पूर्व अनुमान लगाते हैं, मतलब लगा सकते हैं कि भैया किस तरह की ऊर्जा है, और अपने संबंधों को सुधारने में, क्योंकि गेस्ट रूम ऐसा रूम होता है जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, गेस्ट गेस्ट, हाँ, हम लोग ऊर्जा का अनुमान नहीं, ऊर्जा का पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। हमारे पास लेकर एंटीना होता है, स्कैनर होता है, पेंडुलम होता है, मेरे पास भी सारे के सारे हैं। इनसे हम ऊर्जा कितनी है, कितनी और जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए, इन सब का पता लगा सकते हैं। और जो जनरल रेमेडीज है वो भी कर सकते हैं। तो जनरल रेमेडीज क्या है आप ये जानना चाहेंगे गेस्ट रूम के लिए? तो वहां अगरबत्ती जलाएं, भीमसेनी कपूर जलाएं, अच्छे से इंसेंस, आजकल की डेट में ये भी आते हैं, ऑयल्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनको लगा सकते हैं। इससे ये सब सारे के सारे कारगर उपाय। अच्छा, इससे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। डेफिनेटली अच्छे होंगे या नहीं वो तो फिर अगर ऊर्जा पर निर्भर करता है कि वो पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा हुई कि नहीं हुई। अभी और जरूरत है उसे और आगे सकारात्मक करने की कि नहीं। तो हाँ, डेफिनेटली ब्रॉड नोट पे, जनरल नोट पे अच्छे ही हो। अच्छा, अगर वास्तु के मिथक की बात करें, तो क्या गोल प्लॉट अशुभ होते हैं? अशुभ नहीं होते। कोई भी प्लॉट अशुभ नहीं होता जब तक कि उसकी ऊर्जा की चेकिंग ना हो जाए, यानी कि ऊर्जा चेक हम लोग ना करें। बेसिकली ऊर्जा रजस, तमस और सतव की होती है, ठीक है, वास्तु में। तो जब तक हम ये कॉन्फिडेंटली ना जान लें कि उसमें रजस है, तमस है या सतव है, उसे हम अशुभ नहीं मान सकते। हाँ, यूजुअली राउंड प्लॉट में हम रहने की सलाह नहीं देते, रेसिडेंशियली, रेसिडेंशियल के लिए उसकी सलाह नहीं देते। उसका कुछ और कार्य कर सकते हैं फिर बिल्कुल। से जानने के बाद कि उसमें रजस है, तमस है या सतह, इस तरह से। तो इसीलिए इन सारी चीजों की रेमेडीज होती हैं, इन सारी चीजों के चेकिंग्स होते हैं, उसके बाद ही उपाय दिए जाते हैं। अशुभ सही वर्ड नहीं है, मिथ है, ऐसा नहीं। ओके। अच्छा, अगर बात जन्म कुंडली से पुरानी बीमारी, जो बीमारियां होती हैं, सटीक भविष्यवाणी कर सकती है जन्म कुंडली हमारी? बिल्कुल, जन्म कुंडली से सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। बेसिकली जो हमारी राशियां होती हैं, ग्रह होते हैं, उन सब की प्लेसमेंट से, उन सब की स्थिति से, उन सब के प्रभाव से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारियां होने की संभावना है और उनसे लड़ने की या रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है इंसान में। वात पित्त कफ भी एक चीज होती है, वो भी पता लगाया जा सकता है कि वो कितनी है या कौन सी बीमारी प्रभावित करेगी। बिल्कुल। राशि पर भी कई बार अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, उसके भी कैलकुलेशंस होते हैं। ग्रहों, अब जैसे कि हम लोग बीमारियों के लिए ज्योतिष में 6 8 12 12 तीन घर होते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। उन तीनों घरों का अध्ययन करके ही पता लगाया जा सकता है कि बीमारी रहेगी कौन सी, उसकी उसका रोकथाम क्या हो सकता है। मान लो गोचर के दौरान या वो घर सक्रिय हो गया तो उस सक्रियता के दौरान हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली पता लगाया जा सकता ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, मुझे है। इसके लगता उपाय वैसे बहुत, है इसके मेरा, उपाय भी बहुत होते हैं। तो
शालिनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आत्मा की इच्छा संख्या करियर से टकराव पर क्या करें। थैंक यू ज्योति जी। सवाल बहुत अच्छा है, प्यारा सा है। जी। आत्मा का नंबर अपने आप में दर्शाता है कि ये आपकी आत्मा की आंतरिक इच्छा का नंबर है। आपकी आंतरिक इच्छा क्या है, आपकी अंतरात्मा किस चीज से तृप्त होती है, तो ये अपने आप में, और ये आपकी आत्मा की उद्देश्य को भी बताता है। तो मान लीजिए किसी का आत्मिक नंबर है नंबर 6, तो वो मांगेगा प्रेम, सेवा। किसी का आत्मिक नंबर है नंबर 8, तो वो मांगेगा शक्ति, सफलता, लेकिन न्याय के साथ। तो इसी तरह से हर आत्मिक नंबर से हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि इंसान की आत्मा की चाह क्या है, वो किस ओर ज्यादा झुकाव रखता है, क्या करना चाहता है। इसके उपाय बहुत सटीक है। नेम नंबर करेक्शन होता है, रुद्राक्षस होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं। साथ में हम वास्तु भी इसमें जोड़ते हैं। कैसे? क्योंकि आफ्टर ऑल तो हम कर्म से ही जुड़े हैं ना, तो वास्तु कर्म का ही फल होता अच्छा, बात वर्षों की करें तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। जैसे कई साल हमारे अच्छे जाते हैं, कई खराब जाते हैं। और 2025 की बात करें, अब तो साल एंड है, तो इस साल ने हमें क्या सिखाया है और आने वाले साल में हमें किस चीज से बचना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। है। राइट। 2025, हाँ, अब समापन को है, बात तो सही है। लेकिन 2025 आफ्टर ऑल अंक शास्त्र के अनुसार नंबर क्या दर्शाता है? 2025 यानी अंक शास्त्र के अनुसार नंबर 9। जी। नंबर 9 होता है परिवर्तन का। ये मंगल से भी जुड़ा है। ये नंबर मंगल का भी नंबर है। तो ये दिखाता है परिवर्तन, पूर्णता, बेसिकली समापन, कर्मों के फल पाने वाला साल। चाहे आप राजनीति ले लें, चाहे आप आध्यात्मिकता ले लें, चाहे हम समाज को ले लें, किसी भी क्षेत्र में ये बदलाव लाए। पुराने पुराने विचार बदलेंगे, नए विचार उभरेंगे। अर्थव्यवस्था में भी बदलाव लाएगा। यहाँ स्थिरता नहीं होगी, उथल पुथल होगी। स्थिरता मंगल नहीं दर्शाता, हम्म। ये साल नहीं दर्शाता। इसी तरह आध्यात्मिकता में भी लोग इस साल अपने कर्मों का फल पाने के लिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करना चाहेंगे, और उसके उसके फलस्वरूप जो मिलेगा उन्हें मिलेगा। हाँ, पुराने कर्मों का फल भी इसी साल मिलेगा, जिसका नंबर 9 है उसका। ये तो हम 2025 की बात कर रहे हैं। इसी तरह से पर्सनल नंबर इंसान का भी, हर व्यक्ति का भी निकलता है, और उसका उसके अनुसार ही उसे फल मिलता है, अंक अनुसार। तो 2026 जब आएगा तो उसका अंक हो जाएगा एक नंबर आगे, नंबर 1। अब फिर से नव निर्माण का साल होगा वो। हम्म। तो हम जब उस पर आएंगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। पर ये साल समापन का है, पूर्णता का है, बदलाव का है, हम्म। हर क्षेत्र में। तो आने वाले समय में मतलब अभी जो ये हमारे पास 2 महीने बचे और हैं, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। ध्यान इसमें यही रखना चाहिए कि आप ऑन अ पर्सनल नोट, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि फल इसी का मिलना है। हम्म। और अगर आप फल पाना अगर फल की इच्छा रखते हैं अच्छी, तो कर्म भी तो अच्छे करने होंगे। तो बेसिकली करना क्या चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। आप अगर आध्यात्मिक हैं तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई लोग उस ओर जाएंगे, ठीक है। दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, नीडी लोगों की सेवा करते हैं, नीडी लोगों की मदद करते हैं, तो फिर ये साल भी अच्छा गुजरेगा और नया साल भी अच्छा ही आएगा। इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, उपाय तो इसके बहुत सारे हैं। फिर से हर हर व्यक्ति का अंक दूसरा होगा। 2025 देश के लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा।
क्योंकि फिर से अगर आप और मैं हैं तो हम एक व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर कुंडली का भी असर होता है, वास्तु का भी असर होता है, और चीजों का असर और ऊर्जाओं का भी असर होता है। उस तरीके से 2025 को उस तरह से जोड़कर हम उपाय निकालते हैं कि और अच्छा आपको क्या करना चाहिए। जी। अच्छा, अगर बात करें संकोचपूर्ण राशियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रत्न कौन सा है, तो आप कौन सा सजेस्ट करें? सबसे पहले अच्छा। तो ये बताइए, संकोचपूर्ण राशि कौन कौन सी हैं? हाँ, राइट। संकोचपूर्ण राशियां जो होती हैं वो बेसिकली जल और पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं, जो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन राशियों को हम सुझाव ऑन अ जनरल नोट देते हैं सनस्टोन की, सिट्रिन स्टोन की, पुखराज की, मूंगा की। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी कि ये ऑन अ जनरल नोट है, जनहित में जारी है। स्पेसिफिकली किसके लिए क्या चाहिए या क्या लेना चाहिए वो कुंडली पर ही होता है। जनरल नोट सिर्फ राशि देख के नहीं देते कोई भी रत्न, क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो जनरली तो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ, कुंडली अध्ययन और विश्लेषण जरूरी है। साथ में वास्तु विश्लेषण भी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी दोष होंगे तो कुंडली सिर्फ काम नहीं करेगी, इसलिए। अच्छा, ये जो कृत्रिम रत्न है प्राकृतिक के स्थान पर उपचार के लिए काम करेंगे, जो ये बनाए हुए होते हैं? राइट। देखिए, ज्योतिष में हमने रत्नों को बेसिकली मूल मूलतः मूल आधार पे रत्नों को जोड़ा है प्लैनेट से, ग्रहों से, उनकी ऊर्जा से। ये रत्न वर्षों तक पृथ्वी में, धरती में दबे होते हैं और प्राकृतिक रूप से ऊर्जावान होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़े होते हैं। इसीलिए ये इतने कारगर होते हैं, वरना इतने कारगर ना होते। इसीलिए ज्योतिष के अनुसार मैं तो हमेशा सर्टिफाइड जेमस्टोन्स ही रेकमेंड करती हूँ। प्रमाणिकता जरूर जांच लें, ऐसे ही ना पहने, और साथ में कंसल्टेशन विधि विधान के साथ ही पहने। प्राकृतिक ही पहनेंगे तो सर्वोपरि होगा, आर्टिफिशियल नहीं काम करता। उस हद तक जो हमें फल चाहिए, मुझे नहीं लगता फल प्राप्ति होगी। बिल्कुल। अच्छा, मंगल संबंधी जो क्रोध के लिए रत्न है, उसे कितने समय तक पहनना चाहिए? हम्म। लेकिन हाँ, कुंडली विश्लेषण और अध्ययन के बाद मंगल बेसिकली होता क्या है कि जब वो अस्थिर होता है और अशुभ प्रभाव दे रहा होता है, तब इंसान में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वो अत्यधिक क्रोध करता है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता, और इसी अनुसार उसकी ऊर्जा को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए हम ऑन अ जनरल नोट मूंगा सजेस्ट करते हैं। पर फिर से कुंडली विश्लेषण के बाद और भी उपाय होते हैं, उन्हें भी हम कराते हैं, जैसे रुद्राक्ष के उपाय हुए, और भी उपाय होते हैं उसके साथ, फ्यूजन रेमेडीज होते हैं, देवता होते हैं वास्तु में, देवता फील्ड्स होते हैं, उसकी भी रेमेडीज होती जी। अच्छा, देखिए, पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, और रत्न के बारे में अगर बात होती है तो फाइनेंस बढ़ाने, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, वित्तीय लाभ के लिए लोग पीला नीलम पहनते हैं। तो क्या ये सभी के लिए सुरक्षित है? है। नहीं, पीला नीलम जिसे हम पुखराज कहते हैं, वो अत्यंत ही संवेदनशील और शक्तिशाली होता है। ठीक है। और वो तब ही फायदेमंद होता है जब बृहस्पति कुंडली में मजबूत होता है और उसकी स्थिति शुभ होती है, तब हम ऑन अ जनरल नोट इसे पहनाते हैं। लेकिन फिर से ये हमेशा कारगर नहीं होता। बेसिकली पुखराज होता क्या है, ये बुद्धि का कारक है, आध्यात्मिकता का कारक है, ज्ञान का कारक है, साथ ही साथ ये सौभाग्य का कारक है, जैसा आपने कहा। लेकिन सपोज मान लीजिए किसी की कुंडली में ये नीच में बैठा है और उसे हम अगर दे देते हैं, तो फिर ये शुभ फल नहीं देगा। इसीलिए हमेशा हर एक के लिए ये कारगर सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए कंसल्टेशन के बाद और अध्ययन के बाद ही इसे पहनना चाहिए, विधि पूर्वक,
और मंत्रोच्चारण के साथ धारण करना चाहिए। ये सब मैं बताती हूँ आफ्टर कंसल्टेशन कि कौन से मंत्र के साथ, किस विधि के साथ और किस दिन धारण करना चाहिए। इन सबका एक प्रॉपर तरीका होता है, उसी तरीके से। अच्छा, बात करें संचार को सुधारने के लिए, हमें पन्ना किस उंगली में पहनना चाहिए? पन्ना बुध ग्रह से रिश्ता से जोड़ा जाता है। बुध ग्रह बेसिकली होता है हमारे स्पीच को, वाणी को इफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, बुद्धि और तर्क वितर्क को कनेक्ट करता है। साथ में ये आपकी सबसे ज्यादा कारगर तब होता है जब, जाहिर सी बात है, कुंडली विश्लेषण के बाद ये अच्छे प्रभाव देने वाली स्थिति में हो तो पहनना हमें इसे छोटी उंगली में चाहिए हमेशा, और बुधवार के दिन ही पहनना चाहिए अगर पहन रहे हैं तो, कंसल्टेशन के बाद। अच्छा, क्योंकि आप जन्म कुंडली बनाती हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रत्न भी सजेस्ट करती हैं, तो ये जो राशि जन्म रत्न होता है उसे कैसे चुने? ठीक है, बेसिकली राशि जन्म रत्न होता क्या है, वो होता है जो आपकी राशि है उसके ग्रह स्वामी से जो रत्न जुड़ा होता है उसको कहते हैं जन्म रत्न का राशि। ये करता क्या है, ये बेसिकली आपकी लाइफ में स्थिरता लाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, उस राशि को संतुलित करेगा। हाँ, ये अच्छे प्रभाव लाता है, लेकिन फिर से जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्रॉपर कुंडली अध्ययन विश्लेषण के बाद ही पहनना चाहिए। जरूरी नहीं है ये आप हर स्थिति में कारगर हो। कई बार जन्म राशि अशुभ प्रभाव दे रही होती है, तब भी अगर पहन लेंगे तो फिर कुछ हो सकता है उतना फायदा ना दे। इसीलिए जन्म राशि वही होती है जो आपके ग्रह स्वामी से कनेक्टेड होती अच्छा, हमने देखा है कि लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो क्या ये प्राकृतिक रूप से ठीक करता है व्यक्ति को, रुद्राक्ष जो है? है। अब जब रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम बताऊंगी रुद्राक्ष है क्या। रुद्राक्ष यानी रुद्र का अंश, उनका आशीर्वाद। वैसे तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे आसानी से उपलब्ध जो होता है वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। हम्म। और हाँ, आपने सही कहा, ये रक्त संचालन में प्राकृतिक रूप से असरदार कारगर होता है। ये अच्छा। बिल्कुल सही है। और साथ ही में इसको हम लोग, मैं इसे वास्तु में भी कई तरीके के रेमेडीज में भी यूज करती हूँ, और ये बहुत कारगर इसलिए होता है क्योंकि ये वास्तु में तो सही आपके रक्तचाप को, आपके बॉडी से कनेक्टेड होता है बेसिकली रुद्राक्ष। जब धारण करते हैं तो ये आपके बॉडी से कनेक्टेड होता है और ऊर्जावान होता है, बहुत ऊर्जावान होता है। इसी वजह से ये इतने शक्तिशाली होते हैं ये सारे रुद्राक्ष। अच्छा, हमने देखा है कि महिलाओं को जब पीरियड्स होता है तो उन्हें अछूत माना जाता है कि उन्हें पूजा पाठ और बाकी चीजों से, हम ये जो अ, जितनी भी पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होती हैं उनसे उसे उन्हें दूर कर दिया जाता है क्योंकि वो अछूत हो जाएगा। और बात अगर हम रुद्राक्ष की करें, तो क्या महिलाएं ड्यूरिंग द पीरियड्स वो रुद्राक्ष यूज कर सकती हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, रुद्राक्ष रुद्र का अंश है, बहुत पवित्र भी माना जाता है, और साथ में बहुत ऊर्जावान होता है। सिर्फ इसीलिए उसे उस दौरान हम धारण करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये बहुत ऊर्जावान होता है, डायरेक्टली आपके बॉडी से कनेक्टेड होता है, और ये पवित्र भी रिलीजियस तौर पे माना गया है। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखते हुए हम इसे कहते हैं कि इस समय नहीं धारण करना चाहिए। हावेवर जो पहली चीज है आपने कही, ये तो बहुत विवादित चीज है, इस पर और चर्चा की जा सकती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। अगर
धन सुरक्षा के लिए सातमुखी रुद्राक्ष कितना सक्रिय रहता है, अगर कोई लेना चाहे तो ये कितना सही कारगर साबित होता है जो सात मुखी रुद्राक्ष है वो, और कैसे फलित होता है, क्या फल देता है? हम्म ये मेरा फेवरेट फेवरेट है एक्चुअली। बेसिकली सातमुखी रुद्राक्ष के स्वामी हैं माँ लक्ष्मी स्वयं, और इनके ग्रह स्वामी यानी कि इनके जो संचालित ग्रह हैं वो है शनिदेव। तो इस नाते ये बहुत पावरफुल हो जाता है आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिस्थिति में आपकी मदद करता है, हर तरीके से आपको लाभ देता है। शनिदेव को हम कर्म फलदाता भी कहते हैं, आपको भी पता है। तो आपके कर्मों का सही फल बेसिकली ये देता है। हम्म। बेसिक और इसे धारण करने का बहुत ही सरल उपाय है। विधि पूर्वक इसे आप धारण भी कर सकते हैं, और अगर धारण नहीं करना चाहते तो इसे आप चार्ज करके, जिस तरह से हम बताते हैं, चार्ज करके अच्छे से इसे एक तरीके से रखने को हम कहते हैं, उसे आप ऑफिस या घर में रख भी सकते, तब भी वो उतना ही प्रभावी होता है जितना धारण करने से होता है। और साढ़े साती में या शनि की दशा में तो ये बहुत कारगर होता है। तो धन संपत्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, रुद्राक्ष टूट जाए तो ये क्या माना जाएगा? कई लोग बहुत इसको लेकर के कि अपशगुन हो गया, रुद्राक्ष हमारा टूट गया। अ, इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए या नेगेटिव वे में? क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे? हम्म देखिए, रुद्राक्ष जैसा मैंने कहा, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का सोर्स है, और ये आपके जीवन में किसी पर्पस के लिए ही आता है। तो जब ये टूटता है, इसको एक चिंता का विषय नहीं बनाना चाहिए, अंधविश्वासों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हम्म। क्योंकि हमें ये मान के चलना चाहिए, और जब धारण करते हैं हमें ये मान के चलना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि ये ऊर्जा का स्रोत हमारे पास अगर आया है तो किसी कारणवश आया है, किसी कार्य पूर्ति के लिए आया है। तो जब इसकी कार्य पूर्ति हो गई, जब इसका काम हो गया, तो सिंपल वे में ये आपके पास से चला गया। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। इसको वापस पांच तत्वों में या विलीन कर दिया जाता है, धरती में विलीन कर दिया जाता है, पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं करता, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। हम्म। हाँ, रुद्राक्ष हमेशा अच्छा ही होता है। इसके उपाय और भी होते हैं, आगे हम फ्यूजन रेमेडीज में उसको यूज करते हैं। अगर टूट जाए तो और क्या करना चाहिए, उसके और भी उपाय होते हैं। पर अंधविश्वास में ना पड़े, टूटने से कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष आध्यात्मिक जागृति के लिए कितना लाभकारी है, इसके बारे हम्म एक मुखी रुद्राक्ष सबसे पावरफुल रुद्राक्ष माना गया। में? क्यों? क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान शिव और ग्रह हैं सूर्य। इसीलिए इनकी अपने आप में जो कॉम्बिनेशन बनती है वो सबसे पावरफुल हो जाती है। ठीक है? तो बेसिकली, और हाँ, पहले भी हमने बताया है कि ये स्किन से जुड़ा रहता है, तो रक्तचाप, हृदय रोग, ऐसी चीजों में ये ठीक करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और सबसे कारगर ये आध्यात्मिकता में सिद्ध होता है। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो 2 हफ्ते के अंदर घर छोड़ देता है, मोक्ष की और आध्यात्मिकता की तलाश में। तो ऐसा भी सत्य है। तो इसीलिए ये इतना पावरफुल है। हावेवर इसके उपाय भी हैं, ऐसी चीजें ना हो उसके लिए, पर वो आगे डिस्कशन का, विश्लेषण का पार्ट है। पर हाँ, ये बहुत पावरफुल है आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए तो ये वरदान है एक तरीके से। क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अब, टैरो से संबंधित सवाल पूछूंगी। टैरो से मेरा पूर्व प्रेमी लौटेगा,
इस तरह की जो आशा लोगों के मन में रहती है और सोचते हैं कि हम ये सवाल करें तो हमें टैरो कार्ड रीडर से क्या आंसर मिलेगा, वो किस हद तक सही होता है, कैसे अनुमान लगाया जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, सही है। बेसिकली टैरो कार्ड्स हैं क्या? टैरो कार्ड्स में कुछ मेजर कार्ड्स होते हैं, कुछ माइनर कार्ड्स होते हैं, जिन्हें हम अरकानास कहते हैं। अब ये मेजर और माइनर कार्ड्स की कॉम्बिनेशन से बेसिकली हम प्रोडिक्शंस करते हैं। हम्म। लेकिन अब सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ऐसे क्वेश्चन में मैंने ऐसे सवाल पे 3 कार्ड्स उठाए, ठीक है? तो ये कार्ड्स बेसिकली आपके ऑरा को ऑरा को रीड करती हैं, आपके ऑरा से कनेक्टेड होती हैं। ये आपका प्रतिबिंब होती है, बेसिकली आपके मन में जो विचार चलते हैं उन विचारों का प्रतिबिंब प्रतिबिंब होती है। तो जब मैंने कार्ड्स उठाए, तो जिस तरीके से उठाऊंगी उस तरीके से मुझे प्रश्न के जवाब भी मिले। तो जब मान लो मैंने 3 कार्ड उठाए, उसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि पुराने गुजरे वक्त में, पास्ट में, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी उस व्यक्ति से जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। फिर मुझे ये दूसरे कार्ड से ये पता चल सकता है कि चैलेंज या बेसिक परेशानी किस में आई, किस वजह से आई। हम्म। फिर एक सॉल्यूशन कार्ड से मैं ये पता लगा सकती हूँ कि क्या वो व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं। हाउएवर इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसमें जाहिर सी बात है काउंसलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जवाब तो मिल जाएंगे, पर उपाय के तौर तौर पे काउंसलिंग के साथ साथ क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं। मैं तो चूंकि एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हूं, तो मैं इसमें अंक शास्त्र को और वास्तु को भी देख लेती हूँ, और तब मैं उस हिसाब से प्रोडिक्शन करती जैसा कि आपने बताया कि जन्म कुंडली से बीमारी का हम सटीक तरीके से पता कर सकते हैं कि हाँ कौन सी बीमारी होने के चांसेस भी हैं। हमें हमें पहले ही पता चल जाता है कि किस एज में कौन सी बीमारी हो सकती है। अच्छा, अगर बात हम छठे भाव की, दैनिक स्वास्थ्य रूटीन को मतलब हमारा कैसे प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा जो छठा भाव होता है वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो वो हमारे जो डेली का जो रूटीन है हमारा उसको कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में बताइए। हूँ। देखिए, छठा घर मेनली आपने सही कहा, बीमारियों का होता है। ज्योतिष में बीमारियों के लिए छठा घर, 8वां घर और 12वां घर हम देखते हैं। छठा मेनली बीमारियों का होता है, जिसमें कि कौन सा ग्रह बैठा है इस पर निर्भर करता है कि किस तरह की बीमारी होगी, और किस समय वो घर सक्रिय हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि कब वो बीमारी आएगी। ठीक है? तो इस तरह से आप किस तरह से बीमारियों को झेल सकेंगे, उनसे कैसे जूझेंगे, उनसे कब कब बाहर निकल पाएंगे अथवा नहीं निकल पाएंगे, वो स्थिति हम जान लेते हैं जानने के बाद कि कब कब वो एक्टिव एक्टिव होना, यानी कि वो सक्रिय होना। घर सक्रिय होगा तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ये आप सावधानी बरतो अभी, तो फिर आप पार पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। तो एक रूटीन फॉलो कीजिए, नेचुरली बीमारी नहीं आए, भले ही वो कुंडली में लिखी हो सकता है लिखी हो, आएगी चली भी जाएगी। एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखते हैं कि ये चीज है, यहाँ कमजोर है ग्रह, तो उसको सक्षम करने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए वास्तु में भी उपाय है। अच्छा, बात अगर शनि ग्रह कारण, थकान का कारण तो नहीं होता है, क्योंकि कई बार बिना वजह आप थका हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है यार कि बड़ी मतलब बिना वजह, बिना बिना मेहनत के आप थके हुए, रेस्टलेस, कि बस अब आराम करें, सोते रहें, रेस्ट करें, वो वाली जो फीलिंग, क्या वो शनि ग्रह की वजह से? हाँ, वो अकारण थकान का कारण हो सकता है। रीजन, अगर शनि की कमजोर स्थिति है, अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली अकारण थकान होगा। क्योंकि शनि एक स्लो ग्रह माना गया है ज्योतिष में। तो स्लो, जब कमजोर होगा तो वो डेफिनेटली अपना प्रभाव डालेगा। हम्म। अगर अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तब तो डेफिनेटली आपको कमजोर करेगा।
तो इन चीजों को जाहिर सी बात है ध्यान में रखना पड़ता है। फिर से इसके बहुत बहुत कारगर उपाय हैं हमारे पास, अगर किए जाए तो शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रुद्राक्ष भी हैं, जेमस्टोन्स भी होते हैं। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु तो डेफिनेटली है, फ्यूजन रेमेडीज तो है ही है, वैदिक रेमेडीज भी हैं शनि देव के लिए। तो इन सब के अमेलगमेशन से कह लो या जुड़ाव से हम एक अच्छी खासी सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि ऐसा ना हो। कौन से राशि वाले हृदय रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं? लियो अथवा सिंह राशि के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह के रोगों से। लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते, ये भी मैं कहूंगी। रीजन बीइंग कि उस राशि की स्थिति क्या है, वो किस प्लैनेट की दृष्टि में है या युति में है, इन सब चीजों को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वाकई संवेदनशील है हृदय रोग को या नहीं। इसको सिर्फ इससे जोड़ना भी सही नहीं होगा, इसमें और सारी कैलकुलेशंस आती हैं और फिर उसके बाद सही उपाय भी निकलते हैं। वाया रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष का उपाय है इसके लिए, एस्ट्रो वास्तु में उपाय हैं, क्रिस्टल्स में उपाय हैं, ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जनरल सेंस में बात करें तो सिंह राशि कह सकते हैं। हृदय से संबंधित। हाँ, लेकिन वही है कि मैंने कहा और कैलकुलेशंस भी देखते हैं तब सटीक उपाय बताते हैं। अच्छा, बात करें सूर्य की स्थिति हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है? हृदय स्वास्थ्य को सूर्य की स्थिति बहुत हद तक प्रभावित करती है। एक अच्छा सूर्य, मजबूत सूर्य एक अच्छे हृदय का कारक होता है, अच्छे हृदय स्वास्थ्य का कारक होता है। वही एक कमजोर सूर्य हुआ हम्म। या किसी के नेगेटिव प्रभाव में आ रहा हो, वैसे स्थिति में सूर्य हुआ तो वो नेगेटिव प्रभाव देगा, वो खराब स्वास्थ्य का कारक है। अगेन इसके रेमेडीज होते हैं ऐसे। अगर नेगेटिव प्रभाव है तो बीपी बढ़ी हुई होगी या हाइपरटेंशन होगा इंसान को, असंतुलित दिल की धड़कन होगी, थकान ज्यादा होगी, सीने में जलन होगा, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन फिर से हमें बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, सिर्फ कमजोर सूर्य पे नहीं जाया जा सकता। किसके साथ बैठे हैं वो, किसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सब चीजें भी कैलकुलेशंस पे देखी जाती है। उपाय हैं, रुद्राक्ष बहुत कारगर उपाय है, उसके अलावा जेमस्टोन्स भी हैं, एस्ट्रो वास्तु भी है, ये सारे उपायों से सूर्य की स्थिति सुधारी जा सकती है, हम उसे कर सकते हैं। वैदिक उपाय तो बहुत कारगर है। अच्छा, अगर बात चंद्रमा की करें तो क्या मानसिक तनाव का कारण जो है वो चंद्रमा खराब होने की वजह से होता है? बिल्कुल सही। चंद्रमा हमारे मन का कारक है बेसिकली। तो जब मन का कारक है तो मानसिक स्थिति किसी की भी चंद्रमा से प्रभावित होगी ही होगी। यहाँ अगर चंद्रमा कमजोर है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है या नेगेटिव प्रभाव में है किसी ग्रह के, तो हम्म। वो आपके मन स्थिति को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। एक उपाय बता दीजिए ऐसा जो बहुत ही सटीक हो, बहुत ऐसा कि भाई कर सकता हो इंसान। ओके, बाकी वैदिक और फ्यूजन रेमेडीज तो बहुत सारे हैं, रुद्राक्ष के उपाय भी बहुत सारे हैं। एक सटीक उपाय मैं बहुत कारगर बताती हूँ इस मामले में। हम्म। अगर चंद्रमा असंतुलित है और कमजोर है तो इंसान को, अगर वो मेडिटेशन कर सकता है तो बेस्ट है। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकता, मान लो कुछ लोगों का होता है, दिक्कत होती है शुरुआती दौर पे तो बिल्कुल नहीं होता, तो उसे पूरे दिन में अपने पानी के इनटेक को रेगुलेट करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा सीधी सीधी पानी से जुड़ा हुआ है, तो वो जितना पानी पिएगा उतना वो चंद्रमा को संतुलित कर पाएगा, और मेडिटेशन कर ले तो अति उत्तम। अच्छा, अगर बात जीवन पथ संख्या सॉरी, और करियर, अपने करियर मार्गदर्शन के लिए कैसे निकालें, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
बेसिकली जीवन पथ संख्या होती क्या है? जीवन पथ संख्या हमारे मूलांक के अनुसार हमारा कंडक्टर नंबर होता है, या हमारा बेसिकली स्ट्रेंथ होता है, जो हमें ईश्वरीय कृपा से अंकशास्त्र के माध्यम से मिला है। वो हमारे व्यक्तित्व के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो जो भी वो नंबर होगा, वो चीज अगर हम जीवन में करेंगे करियर वाइज या काम के लिए, तो वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव। इस तरह से निकालते हैं। अब निकालते कैसे हैं? जीवन पत्र संख्या निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ लें, टोटल कर लें, एक एक करके। जैसे कि मान लो 1 जनवरी 1990 है हम्म। सपोज, तो आप 1+1+1+9+9 करें। इसका जो टोटल आएगा वो होता है आपका जीवन पथ। और जो वो टोटल आएगा उसके अनुसार आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो हम निकालते हैं, फिर उस हिसाब से गाइडेंस देते हैं और उपाय बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे उपाय होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान को निराश हो जाना है कि अरे मैं ये तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता है, बहुत उपाय होते हैं, लेकिन एक बार पहले जानने की जरूरत है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। अच्छा, अगर भाग्य संख्या संख्या साझेदारी संगतता की भविष्यवाणी करती है, आपको लगता है? क्योंकि जो डेटिंग ऐप थकान संख्या मैच तलाशती है, आपने सुना होगा भाग्य संख्या के बारे में, तो उसके बारे में बताइए। करेक्ट। भाग्य संख्या बेसिकली, हाँ, साझेदारी के लिए हम लोग कई कई तरीकों से इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे यूज में लाते हैं। अब कैसे? साझेदारी के लिए जो अंक चाहिए होता है, हर अंक शास्त्र में हर अंक को किसी न किसी प्लेनेट से, ग्रह से जोड़ा गया है। ठीक है? तो भाग्य संख्या जो होगी, वो संख्या किसी न किसी प्लेनेट को ही दर्शाएगी, उस प्लेनेट से जुड़ी होगी। तो वो अगर प्लैनेट्स की अच्छी बनती है तो आपकी अच्छी बनेगी, प्लैनेट्स की अच्छी नहीं बनती है तो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। सपोज एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की भाग्य संख्या नंबर 1 है और वो संलग्नता करना चाहता है, साझेदारी करना चाहता है नंबर 8 से, हम्म। तो वहां हम ये काफी हद तक कह सकते हैं उसे कि आप अवॉइड करो या इसे अभी ना करो। ठीक है? या उसका कोई उपाय निकालेंगे, उसके उपाय भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर दो पार्टनर्स हैं 1 और 8 के और उनमें परेशानी आ रही है, तो उसके उपाय हैं, फिर से वैदिक उपाय हैं, एस्ट्रो वास्तु उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन ऑन अ जनरल नोट अगर सजेस्ट करना हुआ तो हम सजेस्ट करेंगे कि मत करो। ऐसे करते हैं, क्योंकि 1 और 8 की नहीं बनती है। अच्छा, तो इन्हें क्योंकि वैसे 1 नंबर हुआ सूर्य का और 8 नंबर हुआ शनिदेव का। तो सूर्य देव और शनिदेव की नहीं बनती है, इसीलिए 1 और 8 को हम कह सकते हैं कि नहीं बनती। ओके। अच्छा, अगर नाम बदलने से, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल लोग नाम में स्पेलिंग ऐड कर लेते हैं और या रिमूव कर देते हैं, बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं, जो हम ये आपका जो अंक ज्योतिष है उसमें आता है, तो ये कितना कारगर साबित होता है नाम बदलना और ऐड करना? ये बहुत कारगर साबित होता है। अंक शास्त्र में नेम न्यूमरोलॉजी से कहते हैं। ठीक हम्म। है? नाम बदलने वाली चीज ये बहुत प्रचलन में भी है और कारगर भी है। हम्म। बेसिक आपने सुना भी होगा, पुरातन काल में पहले नामकरण को बहुत महत्व दिया जाता था ना। नामकरण को महत्व इसीलिए दिया जाता क्योंकि तब भी अंकशास्त्र और ज्योतिष के द्वारा सही नाम का वाइब्रेशन पकड़ना बहुत जरूरी था। तो आज भी हम वही कर रहे हैं बेसिकली। तो नाम बदलने से, कुछ ऐड करने से, कुछ डिलीट करने से हम उसकी वाइब्रेशंस को बेसिकली चेंज करते हैं। उसको अगर नकारात्मक है तो उसे पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं और फिर उसका उपयोग वैसे करते हैं। इसमें नेम करेक्शन बहुत बड़ी रेमेडी है। साथ में हम लोग ब्रेसलेट्स यूज करते हैं, प्रॉपर ग्रिड बनाते हैं और उसमें जो जो कमियां हैं उस हिसाब से उपाय बताते हैं।
वैदिक रेमेडीज, सारे रेमेडीज इसमें आते हैं। अच्छा, अगर टैरो कार्ड की बात करें तो टैरो भावनात्मक क्षमा में कैसे सहायक, के बारे में थोड़ा। राइट। जैसा मैंने कहा कि टैरो आपकी भावनाओं का प्रतिबिंब है, आपकी भावनाओं का ऑरा रीडिंग के द्वारा हमें पता चलता है आपकी भावनाएं कैसी हैं। राइट। अब जो आप कह रहे हैं कि भावनात्मक क्षमा, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी चोट से गुजर रहा होता है या किसी अपराध बोध से गुजर रहा होता है, उसकी जो मनस्थिति होती है वो टैरो रीडिंग में, ऑरा रीडिंग से हम उसका उसका ज्ञान बेसिकली ले लेते हैं। और उसके बाद हम एक रोड मैप प्रिपेयर करते हैं कि बेसिकली उसे क्या करना चाहिए, क्या उसकी फीलिंग है, क्या रिलीज करने से उसे फायदा होगा, हीलिंग उससे कैसे होगी। क्योंकि हर इंसान में कुछ तो वो दबा होता है, कुछ उसने एक्सपीरियंस किया होता है। तो हम ये इस हिसाब से चलते हैं कि उसने एक्सपीरियंस क्या किया, उसने दबा के क्या रखा हुआ है, और वो रिलीज क्या करेगा कि उसकी हीलिंग हो सकती है। इस तरीके से हम एक रोड मैप बना के उसकी हीलिंग करते हैं। तो ये है भावनात्मक संबंध टैरो से। अच्छा, अगर कैरियर क्रॉस रोड्स के लिए सर्वोत्तम स्प्रेड क्या है, ये जानना चाहें तो क्या बताएंगे आप। जैसा मैंने कहा कि ये आपकी ओरा को रीड करता है, तो तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमनली यूज्ड जो बता सकती हूं मैं, कॉमनली 3 तरीके के स्प्रेड्स यूज किए जाते हैं। एक स्प्रेड 6 कार्ड्स का होता है, दो स्प्रेड 5 कार्ड्स का होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 कार्ड स्प्रेड में अगर मैं निकालूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें मैं ये निकालूंगी कि मैं कहाँ खड़ी हूं। हम्म। फिर मैं निकालूंगी कि मैं क्या सीख रही हूं। फिर मैं निकाल सकती हूँ कि मैं मुझे और क्या सीखना चाहिए। फिर एक प्रश्न होगा कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा सीखना। फिर लास्ट प्रश्न में मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि मेरे लिए अंतिम गाइडेंस कार्ड की क्या है। इससे एक रोड मैप की तरह मेरे पास क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे, और इस हिसाब से, इस स्प्रेड से मैं ये उसको गाइड कर सकती हूँ कि अल्टीमेटली उसे करना क्या चाहिए। फिर से, चूंकि मैं एक्सपर्ट और चीजों की भी हूं, तो मैं डेफिनेटली सोल्यूशन उसको जोड़ कर बताऊं। चाहे वो जेमस्टोन्स की हो, चाहे वो नंबर्स की हो, चाहे वो वास्तु से जुड़ी हो, हर तरीके से मैं उसे देख लेती हूँ, हर पहलू देखती हूँ। अच्छा, उदय राशि बनाम सूर्य राशि, व्यक्तित्व के लिए आप मतलब कैसे पता करती हैं कि ये राशि इस तरह की है, ये सूर्य की राशि है, तो इसमें कैसे परामर्श आप, क्योंकि आप कंसल्टेंट हैं, तो कैसे व्याख्या करती हैं उसके बारे में। पहली बात तो उदय राशि और सूर्य राशि का ये प्रश्न ही बहुत ही भ्रमित कर देने वाला है, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी अपने अपने जगह है। दोनों में से कोई भी आइसोलेशन में या अलग से नहीं देखा जा सकता। जब बात करें सूर्य राशि की, तो सूर्य राशि आपकी आंतरिक, बेसिकली आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। हम्म। और हम अगर उदय राशि की ले लें, तो आपकी बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आंतरिक और बाहरी को आप जोड़कर ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं देख सकते। तो दोनों को जोड़कर, दोनों का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकलता है, उस हिसाब से उपाय सॉल्यूशन दिया जाता है। मैं भी वही करती हूँ। इसीलिए दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों में से कोई भी ऊपर या नीचे या अलग नहीं। अच्छा, ये बताइए कि गोचर से विवाह कब हो, ये निकाला जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप इसको किस तरीके से देखती और समझती हैं और समझाती हैं। बेसिकली ज्योतिष में किसी भी कार्य का होना या ना होना डिपेंड करता है, निर्भर करता है दशाओं पे, महादशा पे, अंतरदशा पे, और उस समय की ग्रहों की स्थिति पे।
और जब वो ग्रह गोचर करते हैं तभी का टाइम हम निकाल पाते हैं। तो विवाह के लिए बेसिकली 3 ग्रह हैं जो प्रमुख हैं। वो हैं शनि, बृहस्पति और शुक्र। अब इन तीनों की ग्रह दशा क्या है, कब इनका गोचर होता है, तभी जाके विवाह होता है। इन तीनों की के अध्ययन से ही हम बता सकते हैं कि विवाह कब होगा। कारण यही है कि गोचर या ट्रांजिट जिसे हम कहते हैं, दशाओं के टाइम पे उसकी स्थिति बदलती है, उसका प्रभाव बदलता है, उसकी दृष्टि बदलती है, और तब जाके इंसान के जीवन पे उसका प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है। इसीलिए गोचर से हम पता लगा सकते हैं। शादी क्या, शादी तो एक ही चीज है, कई सारे इवेंट्स का पता हम लगा सकते हैं इसी तरह से। शालिनी जी, आपने अपने जो फील्ड है, टैरो हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो मतलब पूर्व अनुमान, हर फील्ड में आपने बखूबी और बहुत ही सटीक आंसर दिया मेरे सभी सवालों का। और ये सवाल मेरे नहीं थे, ये आम लोगों के सवाल होते हैं जो वो जानना चाहते हैं, चाहे वो घर की दिशा हो या उनकी खुद की दशा। और आजकल लोग इस पर बहुत बिलीव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में करते हैं, लोग बिलीव भी करते हैं उन लोगों पर। तो उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे भी समझाया, हमारे दर्शकों को भी समझाया, और आपने अपना कीमती समय दिया। आज आप हमारे साथ झारखंड से जुड़ी हुई हैं, एंड वहां से लोग आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों तक तो जरूर जाएगा जिन्हें इन चीजों की जरूरत है, जिनके टॉयलेट्स की समस्या है या वो बेडरूम की समस्या है। वो उस इससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे और शायद आपसे कांटेक्ट भी करें कि उन्हें जरूरत है आपके कंसल्टेंट की। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।